हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है परसेंटेज की 6 क्लास। काफी कुछ चीजें हम सीख चुके हैं परसेंटेज में। इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है, सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हमने परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल देखा। किसी भी नंबर का यदि आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए तो वो कैसे निकालना है। आज की क्लास में हम सीखते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट। ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है क्या। ठीक है बच्चे, तो आपने ध्यान से चीजें सीखनी है क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसी चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी दिख ही जाएगा। तो आपने ये चीजें ध्यान से सुननी है। ठीक है जी, तो समझते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी नाम से ही क्लियर है बच्चे, प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, यहां पे कांस्टेंट रहने वाला है। तो कहने का मतलब यह है बच्चे, जैसे यहां पे इस टाइप के रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। और ये जो तीसरी चीज है, ये जो सी है, ये जो सी है, ये ऑलवेज यहां रहने वाला है कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर बच्चे ये चीज कांस्टेंट रहेगी तो ए और बी में इनवर्स रिलेशन रहेगा। ए और बी में इनवर्स रिलेशन रहने वाला है। यदि ए इंक्रीज करोगे तो बी डिक्रीज होगा, या फिर ए डिक्रीज होगा तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी ध्यान से आप चीजें सुनते जाओ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यहां पे किस टाइप के रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अभी कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है यहां पे। तो यहां पे बच्चे जो रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, और जो तीसरी चीज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। अगर तीसरी चीज कांस्टेंट हुई तो आप ये चीज भी ध्यान रखोगे कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। यदि ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होगा। समझ गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स जहां पे आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स में काफी चीजें, काफी जगह हैं बच्चे जहां पे आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होगा। इन दो चीजों का प्रोडक्ट किसके बराबर, एरिया के बराबर। तो यही चीज तो मैं समझा रहा था आपको, दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। तो यहां पे एल और बी दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, एरिया के बराबर। ठीक है। और अगर एरिया कांस्टेंट हो, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो लेंथ एंड ब्रेड्थ में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। लेंथ बढ़ाओगे तो ब्रेड्थ घटेगी, या फिर लेंथ घटेगी तो ब्रेड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल बच्चे ये हो गया। और एग्जांपल, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन तीनों में रिलेशन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ गए। और कहां ये ऐसे रिलेशन देखने को मिलते हैं आपको, और कोई एग्जांपल जहां मैथ्स में आपने इस टाइप के रिलेशन देखे हो। जैसे कि वर्क, वर्क इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बोल लो, या बंदे की एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। और बच्चे को एग्जांपल, हाँ जी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू हर यूनिट का प्राइस, हर यूनिट का प्राइस। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं बच्चे जहां पे आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिले, जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट जो है तीसरे के बराबर हो। और ध्यान रखना, तीसरी चीज अगर कांस्टेंट है तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स होगा। समझ गए। तो मैंने आपको यह भी बता दिया, कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए कि जहां पे आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब समझते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है जी, और कॉन्सेप्ट क्या है और अप्लाई कैसे करना है। हाँ जी बच्चे, एग्जांपल से समझते हैं। चलो जी, मान लेते हैं बच्चे रेक्टेंगल की ही बात हो रही है, रेक्टेंगल की ही बात हो रही है।
रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो ब्रेथ को कितना परसेंट हम घटाएं, ब्रेथ को हम कितना परसेंट घटाएं ताकि एरिया क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट रहे, एरिया में कोई बदलाव ना आए। तो पहले आप ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का है कि नहीं है? बिल्कुल है बच्चे। एरिया क्या रखना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है। और एरिया हमने रखना है क्या? सेम रखना है। अगर एरिया सेम है तो लेंथ एंड ब्रेथ में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो लेंथ बढ़ रही है तो चौड़ाई क्या होगी? ब्रेथ क्या होगी? घटेगी। कितना परसेंट घटेगी आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, करना क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चे फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड ध्यान देना बच्चे। आपने ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। फॉर्मेट क्या है? एक जगह आप लिख लेंगे एक्स ओवर वाई, दूसरी जगह आप लिख लेंगे एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। बढ़ने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक्स ओवर वाई को, और घटने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। बढ़ने वाली चीज हमेशा आप एक्स ओवर वाई के नीचे लिखेंगे, और घटने वाली चीज हमेशा आप किसके नीचे लिखेंगे? एक्स ओवर एक्स प्लस वाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चे? जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 10% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 10% का? 1/10। 1/10 से जो लेंथ है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या बोला मैंने, क्या समझाया? बढ़ने वाली चीज हमेशा आप किसके नीचे लिखेंगे? एक्स ओवर वाई के नीचे लिखेंगे। अभी समझाने के लिए बच्चे इस तरीके से मैं याद करवा रहा हूं। वैसे एक बार समझ जाओगे आप, याद हो जाएंगी चीजें, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, सारा काम ओरली हो सकता है। ठीक है जी? तो बढ़ने वाली चीज मैंने कहा एक्स ओवर वाई के नीचे आप लिख दोगे। ठीक है जी? तो मतलब 1/10 अगर x ओवर वाई है तो x ओवर x प्लस वाई क्या होगा? 1/11 होगा। एक बार बच्चे फिर से ध्यान से सुनो। बढ़ने वाली चीज अगर x ओवर वाई है तो घटने वाली चीज क्या होती है? x ओवर x प्लस वाई होगी। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अगर बढ़ने वाली चीज 1/10 है, अगर बढ़ने वाली चीज 1/10 है तो घटने वाली चीज क्या होगी? घटने वाली चीज क्या होगी? 1/11 ही होगा। इसको बच्चे ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक पल के लिए मान ले कि ये x है, ये y है, तो x ओवर y अगर 1/10 है तो x ओवर x प्लस वाई क्या होगा? 1/11 ही बनेगा। ठीक है, समझ आया? तो लेंथ जो है अगर 1/10 से बढ़ रही है तो जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, 1/11 से घटेगी। और 1/11 जो होता है परसेंटेज की टर्म्स में 9 1/11% होता है। तो चौड़ाई को 9 1/11% से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ताकि एरिया क्या रहे? सेम रहे। आया समझ के? नहीं आया बच्चे? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड से सॉल्व करते हैं। लंबाई जो है बच्चे 16 2/3% आप क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं अब इस वाले केस में लंबाई घट रही है, तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो चौड़ाई को हम कितना परसेंट बढ़ाएं ताकि एरिया क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या बताया मैंने। अच्छा, सबसे पहले बच्चे इसको फ्रैक्शन में बदलो। 16 2/3% फ्रैक्शन मैंने पीछे लिखवाए हुए हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पहले आप वो क्लासेस देख कर आए, तभी ये क्लास वाली, ये वाली जो क्लास में चीजें हो रही हैं, कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, तभी समझ आएगा आपको। इसका फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे? 1/6। लंबाई जो है 1/6 से क्या हो रही है? घट रही है। घटने वाली चीज हमेशा किसके नीचे लिखनी है आपने? एक्स ओवर एक्स प्लस वाई के नीचे लिखनी है। तो 1/6 आप लिख दोगे यहां पर। तो घटने वाली चीज अगर 1/x है तो बढ़ने वाली चीज क्या होगी? घटने वाली चीज अगर 1/6 है तो बढ़ने वाली चीज क्या होगी? बढ़ने वाली चीज हो जाएगी बच्चे 1/5। क्या हो जाएगी? 1/5, क्योंकि ये x है, ये x प्लस वाई है, तो x ओवर वाई क्या होगा? 1/5 ही होगा। तो बढ़ने वाली चीज बन जाएगी 1/5। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो हमारी चौड़ाई है वो 1/5 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जो 1/5 है, अगर मैं उसको परसेंटेज में बदलूं तो परसेंटेज में क्या आंसर बनेगा? 20%। समझ गए बच्चे? तो क्या क्वेश्चन था? लंबाई यदि 16 2/3% से घट रही है, एरिया आपने सेम रखना है, तो चौड़ाई को, जो हमारा आंसर है, चौड़ाई को 20% क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ के? नहीं आया? तो ये है हमारा पहला मेथड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के लिए। ये है फर्स्ट मेथड, बहुत काम का मेथड है बच्चे। ठीक है, ये मेथड हम आगे टाइम एंड वर्क में भी यूज करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज करने वाले हैं। इतना क्लियर? चलो जी,
अब बच्चे चलो एक काम करते हैं, इन्हीं दो क्वेश्चंस के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। ध्यान देना। हाँ जी, तो दूसरा मेथड, हाँ जी, नाम दे देते हैं बच्चे इसको रेशो मेथड, नाम दे देते हैं इसको रेशो मेथड। तो ध्यान देना बच्चे, पहला क्वेश्चन, लेंथ जो है 10% बढ़ रही है, जिसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 1/10 से लेंथ बढ़ रही है। अगर पुरानी लंबाई 10 है, फ्रैक्शन पे ध्यान दो, फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन क्या बना लेंथ का 1/10, 1/10 से लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फ्रैक्शन पे ध्यान दो, इसमें जो 10 है, अगर मैं मान के चलूं कि पुरानी जो लंबाई है वो 10 है, तो 10 जो है 1 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रैक्शंस रीड करने आने चाहिए बच्चे, पूरे पूरे मैथ्स में आपको फ्रैक्शन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन किस तरीके से रीड करने हैं ये धीरे धीरे आपको आइडिया लगते जा रहा है, ठीक है। तो 1/10 का इंक्रीज है, 1/10 का इंक्रीज है, मतलब 1 का इंक्रीज 10 के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या निकला यहां पे कि पुरानी लंबाई अगर 10 है तो 10 के ऊपर 1 का इंक्रीज है। तो पुरानी लंबाई अगर 10 है, 1 का इंक्रीज है, तो नई लंबाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 लिख सकता हूं। तो समझ आ गया बच्चे। तो लंबाई का रेशो बन गया 10:11, लंबाई 10:11 में बढ़ रही है, लंबाई जो है 10:11 में बढ़ रही है। तो जो चौड़ाई का रेशो होगा, जो ब्रेड्थ का रेशो होगा, वो हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स का एक्चुअल में मीनिंग होता है 1/10 रेशो 1/11। तो चौड़ाई का रेशो 1/10 रेशो 1/11 हो जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो चौड़ाई के रेशो को मैं लिख सकता हूं 11:10। तो आगे से बच्चे आप क्या काम करोगे, आगे से आपने क्या काम करना है, जब भी इनवर्स रेशो लिखना है, जब भी इनवर्स रेशो लिखना है तो आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे। जो भी लंबाई का रेशो दिया हो या जो भी रेशो दिया हो उसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कि लंबाई का रेशो अगर 10:11 है तो चौड़ाई का रेशो इनवर्स करके क्या बन जाएगा, 11:10 बन जाएगा। इतना समझ गए। तो चौड़ाई का रेशो बन गया बच्चे 11:10। अब 11:10 आपको क्या समझ आता है, 11:10 से क्या चीज समझ आई कि अगर पुरानी चौड़ाई 11 है तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये बताओ, रेशो देखकर बताओ, चौड़ाई बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है बच्चे, है ना, घट रही है। तो मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, परसेंटेज चेंज निकालना है, यहां पे परसेंटेज चेंज इन ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड्थ में कितना प्रतिशत बदलाव आया, ये चीज मैं आपको पिछली क्लासेस में समझा चुका हूं। ब्रेड्थ में कमी आई है बच्चे 1 से, नीचे आप रख देंगे प्रीवियस वाली ब्रेड्थ जो कि 11 है, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 तो करोगे ही करोगे। तो ये आंसर बनेगा जो कि बनेगा 91/11%। तो चौड़ाई को 9/1/11% क्या करना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा, ताकि एरिया क्या रहे, सेम रहे। आया बच्चे समझ। तो दूसरा तरीका तो और भी आसान है, लेकिन तरीके सारे सीखने हैं। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि पीछे जो पहले वाला तरीका मैंने बताया उसको आप भूल जाएं, सारे तरीके जरूरी हैं, ठीक है। परसेंटेज जो है बेसिक चैप्टर से आगे आने वाले चैप्टर्स में इस चैप्टर का बहुत योगदान है बच्चे। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पहले वाले को एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए ये सॉल्यूशन है। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल था इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे बच्चे क्वेश्चन था लंबाई जो है 16/2/3% घट रही है, मतलब फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको, 1/6 से घट रही है। 1/6 को हम कैसे रीड करेंगे, जल्दी से बताओ जी। 1/6 से कमी आई है, 1/6 से जो लंबाई है वो घट रही है, मतलब पुरानी लंबाई अगर 6 है तो 6 के ऊपर 1 का डिक्रीज है। तो नई जो लंबाई होगी, माफ करना यहां पे हाँ जी, तो जो बच्चे नई लंबाई होगी 1 की कमी के बाद कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो लंबाई इस रेशो में घट रही है, तो जो चौड़ाई का रेशो होगा आप डायरेक्ट इनवर्स करके लिख सकते हो, 5:6 होगा, मतलब चौड़ाई 5:6 में बढ़ेगी, चौड़ाई जो है 5:6 में बढ़ेगी।
तो 5/6, 5/6 में बढ़ रही है, 5:6 में बढ़ रही है। परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ बताना है, तो कैसे बताओगे? एक का इंक्रीज किसके ऊपर? पुरानी वाली चौड़ाई नीचे लिख दोगे, गुणा 100 कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा? 20%। तो चौड़ाई जो है 20% क्या हो रही है? बढ़ रही है। आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा है? आया बच्चे समझ? दूसरे वाला तरीका भी क्लियर? ठीक है, चलो जी। तो ये दोनों एग्जांपल हमने दूसरे वाले मेथड से भी देख लिए, सीख लिए। अब हम सीखते हैं तीसरे वाला मेथड, ये भी जरूरी है। स्पेस बना लेते हैं। ध्यान देना बच्चे, सारे के सारे मेथड सीखने जरूरी हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में किसी क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से करेंगे, किसी क्वेश्चन को हम एक्स ओवर वाई वाले तरीके से करेंगे, और किसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से करेंगे जो अभी मैं बताने लगा हूं। हाँ, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे? ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले क्वेश्चंस में। तो देखते हैं तीसरा मेथड। थर्ड मेथड देखो बच्चे, थर्ड मेथड को नाम दे देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। अब जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं उनके लिए बच्चे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने समझाया हुआ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ठीक है जी, तो तीसरे मेथड को याद रखने के लिए हम नाम दे देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। हम यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, जो लेंथ है वो 1/10 से इंक्रीज हो रही है। अब किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर 1/10 से बढ़ाना है, 1/10 से आपने इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे? क्या समझाया है? फ्रैक्शन में अगर इंक्रीज करना है तो 1 + 1/10 क्या बन जाएगा? 11/10। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन गया लेंथ के लिए? 11/10। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो तरीका है, मेथड है, ये वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली क्लास देखकर आना ये वाली क्लास लगाने के लिए। चलो जी, तो लेंथ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया बच्चे 11/10। चौड़ाई के बारे में अभी कुछ पता नहीं है तो उसको ब्रेड्थ ही रहने देते हैं। एरिया के बारे में क्या लिखा हुआ है सवाल में? क्या लिखा हुआ है बच्चे एरिया के बारे में? यहां दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? एरिया क्या रखना है हमने? सेम रखना है। तो एरिया के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? जब बोला जा रहा है कि एरिया सेम रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लिखोगे? नो चेंज के लिए 100/100 लिख लो या जस्ट 1 लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना, जिस चीज में कोई बदलाव ना आए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप क्या लिखोगे? 100/100 या जस्ट 1 लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, अब ये इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मतलब यहां से कहने का मतलब अगर मैं b निकालना चाहता हूं तो b निकलेगा 10/11। ठीक है जी, तो यहां से हमने निकाल लिया ब्रेड्थ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ब्रेड्थ इतनी बन जाती है, ब्रेड्थ जो है 10/11 बन गई। अब ये फ्रैक्शन आपको रीड करने आना चाहिए। यहां पे फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब हुआ? यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब निकला कि पुरानी चौड़ाई अगर 11 है तो नई चौड़ाई कितनी होगी? 10 होगी, 11:10 होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन बच्चे ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन और फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन डिपेंड करेगा कि हमने रीड कैसे करना है। यहां पे ब्रेड्थ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना है, ये मतलब ब्रेड्थ इतनी बन गई, इतने से बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं ये नहीं लिखा हुआ, इतनी बन गई 10/11। अगर ये सेंस निकले कि इतनी बन गई तो ऐसे फ्रैक्शंस में आपने हमेशा क्या समझना है? जो डिनोमिनेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा ओरिजिनल वाली को, और जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा न्यू वाली चीज को। समझ गए? तो यहां पे चौड़ाई का रेशियो हमने लिख लिया इस फ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए 11:10। ठीक है जी, तो क्या समझ आया रेशियो देखकर? पुरानी चौड़ाई अगर 11 है तो नई चौड़ाई कितनी है? 10। बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, 1 से घटा। नीचे क्या रखेंगे? प्रीवियस वाली चौड़ाई इंटू कर देंगे 100 के साथ, इसको सॉल्व करेंगे 9 1/11%। तो चौड़ाई जो है 9 1/11% हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ताकि एरिया क्या रहे? सेम रहे। आया समझ के नहीं आया?
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कि दूसरा तरीका ही सही था, पहले वाला तरीका ही सही था, ये तरीका लंबा है। तो क्या कहा मैंने, भले ही वो तरीके आसान हो लेकिन तरीके सारे सीखने हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सा तरीका कौन से चैप्टर में किस क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, और ये तरीके 101% काम आने वाले हैं। चलो जी, अब दूसरे वाला एग्जांपल भी फटाफट समझ लेते हैं इसी वाले तरीके से। यहां भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पे जो लेंथ है 1/6 से घट रही है, घटाने के लिए 1 - 1/6 5/6 लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ब्रेड्थ पता नहीं, एरिया कांस्टेंट है जो कि 1 रखना है, तो यहां से जो b का वैल्यू निकलेगा वो 6/5 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन कैसे रीड करेंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पुरानी चौड़ाई अगर 5 है तो नई चौड़ाई कितनी है, 6, बढ़ रही है 1 से, नीचे नीचे क्या लिखेंगे, प्रीवियस वाली चौड़ाई जो कि 5 है गुणा 100। ठीक है, शायद आपको ये चीज दिखी नहीं है, इसको मैं अलग से लिखता हूं। ब्रेड्थ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना 6/5। कैसे रीड करेंगे, पुरानी ब्रेड्थ 5 है तो नई ब्रेड्थ कितनी है, 6, 1 से बढ़ रही है, नीचे रख देंगे पुरानी वाली, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो 1/5 इंटू 100 कितना गया 20%, जो कि हमें 20 पर, जो कि हमारा आंसर आ ही रहा था 20%। समझ गए। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया तीसरा तरीका। तीनों तरीकों में कमांड बनानी है। ये तो मैंने एक टाइप के क्वेश्चन से ही आपको तीनों तरीके समझा दिए। क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी हो सकता है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी हो सकता है, क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्राइस वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्राइस वाला, उसके बाद फिर हम अपने आज के क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है। शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है। इस कारण मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। शुगर का प्राइस बच्चे 20% बढ़ रहा है। इस कारण 1200 रुपए खर्च करके मैं 20 kg कम खरीद पा रहा हूं। चीनी की कीमत 20% बढ़ने के कारण अब मैं 1200 रुपए खर्च करके 20 kg कम खरीद पा रहा हूं। स्टेटमेंट तो ये है। अब इस स्टेटमेंट से आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है बच्चे, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन बताओ। दूसरा सवाल है ओरिजिनल कंजम्पशन बताओ। तीसरा सवाल है न्यू कंजम्पशन बताओ। चौथा सवाल है ओरिजिनल रेट पर केजी बताओ। जब भी रेट पूछा जाए तो पर केजी आंसर देना है आपने। ओरिजिनल रेट का मतलब पहले चीनी की कीमत प्रति केजी या प्रति किलो क्या थी। लास्ट सवाल न्यू रेट बताओ। अब चीनी की कीमत प्रति केजी प्रति किलो क्या है यह पूछा जाए। चलो जी, तो ये बच्चे 4-5 सवाल है, ये स्टेटमेंट है, ये तरीके मैंने 3 बताए हैं। तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तीनों तरीके मैंने आपको पीछे समझा दिए। अब हम कोई एक एक तरीका ही रखेंगे। अब हम एक एक तरीके से ही क्वेश्चन आगे करेंगे। तरीके मैंने तीनों सिखा दिए हैं। या फिर चलो एक काम करते हैं बच्चे, पहले वाला तरीका और दूसरे वाला तरीका दोनों तरीके मैं इस क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। चलो जी फटाफट बच्चे, पहला तरीका था x ओवर y वाला। x ओवर y एक जगह लिख लिया, दूसरी जगह हमने लिख लिया x ओवर x प्लस वाई। ये बच्चे समझाने के लिए चीजें मैं लिख रहा हूं, लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा काम दिमाग में हो जाता है, ओरली हो जाता है सारा काम। ठीक है, बस अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे तो सारा काम ओरली होने लग जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है। अच्छा एक मिनट, ये भी लिख लेते हैं कि जो चीज बढ़ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, x ओवर y को, और जो चीज घट रही है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, x ओवर x प्लस वाई को। बढ़ने वाली चीज हमेशा x ओवर y के नीचे लिखेंगे और घटने वाली चीज हमेशा x ओवर x प्लस वाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो जो शुगर का प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है। बढ़ना मतलब इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 से प्राइस बढ़ रहा है, लिख देंगे यहां पर।
अगर प्राइस 1/5 से बढ़ रहा है तो जो कंजम्पशन होगी वो 1/6 से क्या होगी, घटेगी। यदि कोई एक चीज 1/5 से बढ़ रही है तो दूसरी चीज 1/6 से घटेगी। ठीक है। और 1/6 जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में कितना होता है, 16/2/3% होता है। 16/2/3% होता है। तो जो कंजम्पशन है वो 16/2/3% से घटेगी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। ठीक। अच्छा, अब एक चीज बच्चे मैं बताना भूल गया। ठीक है, आप में से कई सोच भी रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन में आप जो तरीका लगा रहे हैं ये तरीका तो आपने लगाना है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले क्वेश्चन में। तो पहले आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट के ऊपर आओ। स्टेटमेंट से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का क्यों है। क्या है बच्चे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, चीनी की कीमत 20% बढ़ने के कारण अब मैं 1200 रुपए खर्च करके 20 केजी कम खरीद पा रहा हूं। क्या समझ आया, 1200 रुपए खर्च करके 20 केजी कम खरीद पा रहा हूं। यहां से बच्चे हमें यह समझ आता है कि पहले भी मैं 1200 रुपए खर्च करता था, अभी भी मैं 1200 रुपए ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन अब 1200 खर्च करके 20 केजी में कम खरीद पा रहा हूं क्योंकि कीमत 20% बढ़ गई है। क्योंकि कीमत 20% बढ़ गई है। आया समझ के नहीं आया। ठीक है, तो यहां से समझ आया कि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस एंड कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक, समझ आ गया क्यों क्वेश्चन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का है ये। ठीक है, चलो जी अब तरीके के ऊपर आते हैं। तो ये चीज आप समझ गए बच्चे, कीमत जो है, प्राइस जो है अगर 1/5 से बढ़ रहा है तो जो कंजम्पशन होगा 1/6 से घटेगा। कैसे घटेगा वो आप समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ओरिजिनल कंजम्पशन बताना है, न्यू कंजम्पशन बताना है। आप ध्यान देना बच्चे, इस फ्रैक्शन के ऊपर आओ, 1/6 के ऊपर। कंजम्पशन जो है 1/6 से घट रही है। कंजम्पशन जो है 1/6 से घट रही है। ध्यान देना बच्चे, 1/6 से घटने का क्या मतलब हुआ, कुछ ओरिजिनल कंजम्पशन रही होगी, कुछ ओरिजिनल कंजम्पशन रही होगी, उसका 1/6 घट रहा है। ओरिजिनल का 1/6 घट रहा है तो कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल रहा होगा ना। तो एक पल के लिए मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं बच्चे, ओरिजिनल जो कंजम्पशन है वो एक्स है। ठीक है, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ओरली हो जाता है सारा काम। फिर से एक बार बच्चे ध्यान से सुनना, कंजम्पशन जो है 1/6 से घट रही है। किसका 1/6, कुछ ना कुछ ओरिजिनल रहा होगा उसका 1/6, ओरिजिनल का 1/6। तो ओरिजिनल एक पल के लिए मान लेते हैं अगर x है तो x का 1/6 करेंगे, इतने से कंजम्पशन क्या हुई, घटी। और कितने से घटी वो सवाल में दिया हुआ है, कितने से घटी है बच्चे, 20 केजी से घटी है। तो x का 1/6 ही 20 केजी के बराबर है। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, x का वैल्यू निकालता हूं तो 6 यहां गुना होकर कितना बन जाएगा, 120 केजी। x आ गया 120 केजी। क्या समझाया मैंने आपको, कुछ ओरिजिनल रहा है, ओरिजिनल कितना रहा है, x। x का 1/6 20 के बराबर है, तो x किसके बराबर, 120 के बराबर। x क्या था, ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन आपको मिल गया कितना, 120 केजी। आया समझ। तो ओरिजिनल कंजम्पशन आ गया 120 केजी। बस बच्चे सवाल लगभग लगभग खत्म ही हो गया, अब कुछ बचा नहीं निकालने के लिए। ओरिजिनल 120 आ गया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंजम्पशन 20 केजी से क्या हो रही है, घट रही है। ओरिजिनल अगर 120 है, 20 से घट गई तो नई वाली कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 100 केजी हो जाएगी। ये भी समझ आ गया। अब ओरिजिनल रेट बताना है और नया रेट भी बताना है, ध्यान से सुनना, अब कुछ भी बचा नहीं है सवाल में। यहां पे 1200 रुपए का क्या मतलब समझाया था मैंने, पहले भी मैं 1200 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 1200 रुपए खर्च कर रहा हूं। पहले मैं 1200 रुपए खर्च करके 120 केजी खरीद पा रहा था, तो 1200 बटा 120 करूंगा तो पुराने वाला रेट आ जाएगा जो कि बनेगा 10 रुपीज पर केजी। पहले जो चीनी की कीमत थी वो क्या थी, 10 रुपीज पर केजी। कैसे निकाला, 1200 बटा 120 किया। आया समझ की नहीं आया। ठीक है बच्चे, 100% आपको समझ आया होगा कैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं सॉल्व। ठीक है, बस आपने लेक्चर ध्यान से सुनना है। अच्छा, अभी भी मैं 1200 रुपए ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन अब मैं 1200 रुपए खर्च करके 100 केजी खरीद पा रहा हूं, मैं निकाल चुका हूं।
तो 1200 खरीद के 100 केजी ले पा रहा हूं, तो अब वाला जो रेट है चीनी का वो आ गया 12 रुपीज पर केजी। ठीक है बच्चे, तो ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। पांचों सवालों के आंसर आपको मिल गए। कोई दिक्कत आई बच्चे? बिल्कुल क्लियर है। करना क्या है, तो इन पांचों सवालों में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के सवालों में। क्लियर है जी? ठीक है बच्चे, चलो जी, इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया एक्स ओवर वाई वाले तरीके से। फटाफट बच्चे हम रेशियो वाला तरीका भी देख लेते हैं। हालांकि बात तो सेम ही है, हालांकि बात तो बच्चे सेम ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो रेशियो वाले तरीके से भी आपको फटाफट इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते हैं। ध्यान देना बच्चे। जल्दी से स्पेस बनाते हैं। ठीक है, बात वैसे वहीं पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं कि दूसरे वाला तरीका मतलब रेशियो मेथड अगर यहां पे सोचना होता तो क्या सोचते हैं हम। प्राइस जो है बच्चे 1/5 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पुराना प्राइस अगर 5 है तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर एक का इंक्रीज कितना हो जाएगा, 6। प्राइस इस रेशियो में बढ़ रहा है तो जो कंजम्पशन का रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो देखकर बताओ बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। कितने से घटा जी, 1 से घटा। नीचे हम क्या रखेंगे, पुराने वाला गुना 100, 1/6 गुना 100, आंसर बन जाएगा 16 2/3%। तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन तो आपको समझ आ गया कैसे निकला। ठीक है, अच्छा अब आगे का क्वेश्चन वो कैसे होगा, देखो ध्यान देना। अच्छा, कंजम्पशन का रेशियो देखकर बताओ कंजम्पशन बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। कितने यूनिट से घट रहा है, 1 यूनिट से घट रहा है। कितने यूनिट से घट रहा है, 1 यूनिट से। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंजम्पशन कितने से घट रहा है, 20 केजी से घट रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू है वही 20 केजी के इक्विवेलेंट है। समझ गए, रेशियो में 1 यूनिट का डिक्रीज और क्वेश्चन कह रहा है कि 20 केजी का डिक्रीज, सेम ही चीज है। रेशियो में डिक्रीज 1 यूनिट से आया है, एक्चुअल में डिक्रीज 20 केजी से आया है। तो कंपेयर कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं एक हिस्से का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 20 केजी, तो 6 हिस्से किसके बराबर होंगे, 120 के बराबर, और 5 हिस्से किसके बराबर होंगे, 100 के बराबर। 120 मतलब पुरानी कंजम्पशन, 100 मतलब नई वाली कंजम्पशन। तो आ गया बच्चे, 120 आ गया, 100 आ गया। ये क्वेश्चन के आंसर देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराना रेट नया रेट हम बता सकते हैं, क्योंकि पहले 1200 खर्च करके 120 ले रहे थे, अब 1200 खर्च करके 100 केजी ले रहे हैं। समझ गए? ठीक है बच्चे, आया समझ के नहीं आया? ठीक है, चलो जी, तो कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब फटाफट 3-4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड फटाफट देख लेते हैं। एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होती है, देखो समझा तो मैं चुका ही हूं, ठीक है, समझ आपको आ गया, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट किस तरीके की होगी इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। हाँ जी, स्टेटमेंट बच्चे आपको सामने दिख रही है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होंगे, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। क्या क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो। A reduction of 20% in the price of rice enables a housewife to buy 5 kg more for 1200 rupees. The reduced price per kg of rice ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। स्टेटमेंट मैं समझा देता हूं, नीचे वैसे हिंदी में भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, राइस की कीमत 20% घटने के कारण अब मैं 1200 रुपए खर्च करके 5 केजी ज्यादा खरीद पा रहा हूं। खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा कितना है, पहले भी 1200 खर्च कर रहा था, अभी भी मैं 1200 ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन 1200 खर्च करके अब मैं 5 केजी ज्यादा ले पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि कीमत घट गई है। समझ गए? तो क्या करें, रेशियो वाला तरीका लगाएं या एक्स ओवर वाई वाला तरीका लगाएं? जो मर्जी तरीका लगा लो बच्चे, बात सेम ही है। एक्स ओवर वाई वाला भी लगा सकते हो, रेशियो वाला भी लगा सकते हो। रेशियो वाला लगाएं, रेशियो वाला लगाएं। चलो ठीक है बच्चे, रेशियो वाला लगाते हैं, रेशियो वाला तरीका देखते हैं। फटाफट देखना, पुराना प्राइस लिख लिया, नया प्राइस लिख लिया, इसका पहले फ्रैक्शन बना लो, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5। 1/5 से क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, मतलब पुराना 5 है, 1 से घट रहा है, तो नया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, समझ आया इतना? प्राइस का रेशो ये बन गया, तो कंजम्पशन का रेशो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा 4:5, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। ठीक,
तो अब इसके आगे अगर आपको निकालना होता परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, तो कैसे निकालते? एक का इंक्रीज बटे में रख देते पुराने वाला कंजम्पशन जो कि 4 है, गुणा 100 कर देते, तो 1/4 इंटू 100 हो जाता। ठीक है जी, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा, आपसे नया वाला रेट पूछा जा रहा है, न्यू रेट निकालना है। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब नया वाला रेट। वो कैसे निकलेगा? रेशियो देखकर बताओ, कंजम्पशन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। कितने यूनिट से बच्चे? 1 यूनिट से कंजम्पशन क्या हुआ? बढ़ा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 केजी से बढ़ा, तो फटाफट कंपेयर करो। एक हिस्सा 5 केजी के बराबर, तो 4 हिस्से किसके बराबर? 20 केजी के बराबर। और 5 हिस्से किसके बराबर? 25 केजी के बराबर। पहले आप 20 केजी ले रहे थे, अब आप 25 केजी ले रहे हैं। पहले आप 1200 खर्च करके 20 केजी ले रहे थे, अब आप 1200 रुपए खर्च करके 25 केजी ले पा रहे हैं। तो अब वाला रेट बताने में कोई दिक्कत? डिवाइड करो इसको फटाफट, 1200 बटा 25 करो, ये बन गया 48। तो 48 रुपीज पर केजी ये है नया रेट या रिड्यूस्ड प्राइस। आया समझ के नहीं आया बच्चे? कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में? यही काम आप ओरली भी कर सकते हो बिना पेन चलाए, बस 2-4 क्वेश्चन करने की और देर है। आया बच्चे समझ के नहीं आया? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की आएंगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ x, 3x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹7.80। द प्रेजेंट रेट ऑफ x पर डजन इज। अब वाला रेट पर डजन बताना है कितना होगा। अब वाला रेट बताना कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट चेक करते हैं। प्राइस जो है बच्चे 30% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये बताने की बच्चे कोई जरूरत तो नहीं है कि जो खर्चा है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पहले भी 7 रुपए 80 पैसे खर्च हो रहे थे, अभी भी 7 रुपए 80 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ठीक है जी, तो प्राइस का रेशियो में लिख सकता हूं 10:13, क्योंकि 30% बढ़ गया। ठीक है जी, मतलब समझ गए ना कैसे निकाला है? 30% मतलब 3/30/100 लिख लो, या फिर 3/10 लिख लो। पुराना अगर 10 है, 3 से बढ़ रहा है, तो नया कितना होगा? 13 होगा। प्राइस इस रेशियो में बढ़ रहा है, तो जो कंजम्पशन का रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो देखकर बताओ कितने से घट रहा है कंजम्पशन? 3 यूनिट से घट रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3x से घट रहा है, 3x कम ले पा रहे हैं, तो 3 यूनिट ही 3 एग के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट आ गया बच्चे 1 एग के बराबर। ठीक है जी, तो 13 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? 13x के बराबर। और 10 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? 10x के बराबर। ये चीज समझ आई कैसे निकाला मैंने? क्योंकि एक हिस्सा एक एग के बराबर है, तो 13 हिस्से 13x और 10 हिस्से 10x के बराबर। ठीक है, अब वाला रेट बताना है, तो अब 7 रुपए 80 पैसे खर्च करके अब वो कितने अंडे ले पा रहा है? 10 अंडे ले पा रहा है, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो अब वाला रेट आ जाएगा एक अंडे का, एक एग का। एक एग का रेट आ गया अब वाला। लेकिन ध्यान देना यहां डजन की बात हो रही है, डजन का पूछा हुआ है, तो डजन का कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बच्चे? एक का निकल गया है, तो डजन का निकालने के लिए क्या करोगे? 12 से क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आया समझ की नहीं आया? ठीक है बच्चे, क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, अब अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, फटाफट देखना क्या बनेगा ये। 12 से मल्टीप्लाई करने पर 9 7 780 156। हाँ जी, ये बन रहा है बच्चे 9.36। क्या बन रहा है? 9.36। तो ये आ गया बच्चे नया रेट पर डजन। आया समझ की नहीं आया? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है बच्चे? बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस वन कैन परचेज 5 ऑरेंजेस मोर फॉर ₹2.50। पहले भी मैं ₹2.5 खर्च कर रहा था, अभी भी ₹2.5 ही खर्च कर रहा हूं। क्या बताना क्या है? फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस एंड ऑल्सो द ओरिजिनल प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस भी बताना है, ओरिजिनल प्राइस भी बताना है, लेकिन इस ऑर्डर में आंसर दोगे। पहले रिड्यूस्ड प्राइस मतलब नया वाला प्राइस पहले लिखोगे, बाद में आप ऑप्शन में लिखोगे, आंसर में लिखोगे नया पुराने वाला। ठीक है, पहले नया वाला आंसर देना है, फिर पुराने वाला, इस ऑर्डर में आंसर लिखना है आपने। चलो जी फटाफट बच्चे, पहले रेशियो बनाते हैं प्राइस का। 20% मतलब 1/5 से क्या हो रहा है? प्राइस रिड्यूस हो रहा है।
मतलब पुराना प्राइस अगर 5 है, 1 से रिड्यूस हो रहा तो कितना लिखोगे 4। कंजम्पशन का रेशियो इनवर्स हो जाएगा 4:5। कंजम्पशन में लिखा हुआ है कि 5 ऑरेंजेस वो ज्यादा ले पा रहा है, रेशियो में वो 1 यूनिट ज्यादा ले पा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 5 ऑरेंजेस के इक्विवेलेंट है। लिख सकते हैं जी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 ऑरेंजेस। तो अगर एक हिस्सा 5 ऑरेंजेस के बराबर तो 4 हिस्से किसके बराबर, 20 के बराबर। 5 हिस्से किसके बराबर, 25 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले बताना है अपना नया वाला रेट। अब आप 2.5 रुपए खर्च करके ले रहे हैं 25 संतरे, पहले आप 2.5 रुपए खर्च करके लेते थे 20 संतरे। ठीक है, एक एक संतरे का रेट आ गया। डजन का तो नहीं बताना, हाँ जी डजन का बताना है, तो इंटू 12 तो बच्चे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नया वाला है, ये पुराने वाला है, ये नया वाला है, ये पुराने वाला है, तो ये बनेगा बच्चे 1.2 और ये बन जाएगा 1.5। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया, डी ऑप्शन आंसर बन गया। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। नया वाला रेट है 1.2 रुपीज पर डजन और पुराने वाला रेट है 1.5 रुपीज पर डजन। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि करना क्या है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, फटाफट देखते हैं इनको जल्दी से। Since the price of mangoes increased by 6.66%, ठीक है 6.66 को हम यहां भी लिख सकते हैं 6 and 2/3%। इसका फ्रैक्शन बनता है 1/15। 1/15 से प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्रैक्शन हम रीड कैसे करेंगे, पुराना प्राइस अगर 15 है तो 1 से बढ़ रहा है तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 16:15 हो जाएगा। रेशियो देखकर हमें आइडिया लग रहा है कि जो कंजम्पशन है 1 यूनिट से घट रही है और क्वेश्चन में लिखा है कि 18 मैंगोज से घट रही है, तो कंपेयर कर सकते हो, लिख सकते हो कि 1 यूनिट ही 18 मैंगोज के इक्विवेलेंट है, तो 16 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, 16 इंटू 18 कर देंगे, और 15 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, 15 इंटू 18 कर देंगे। ये पुरानी कंजम्पशन आ गई, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने बच्चे लास्ट में जाके रेट ही निकालना। रेट कैसे निकलेगा, डिवाइड करके निकलेगा। अरे नंबर्स को टुकड़ों में रहने दो, डिवाइड करने में आसानी होती है। कैसे आसानी होती है अभी समझा देता हूं आपको मैं। 16 गुना 18 पुरानी वाली कंजम्पशन आ गई और 15 गुना 18 नई वाली कंजम्पशन आ गई। नया वाला रेट पूछा हुआ है बच्चे, नया वाला रेट कैसे निकालोगे, अब आप 864 रुपए खर्च करके 15 इंटू 18 मैंगोज ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अब काटो इसको, 18 से काट लो, 18 से काट लो, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा 3.2, ये बन गया बच्चे 3.2। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा था कि अब वाला रेट बताओ जो कि 3.2 रुपीज पर मैंगो होगा, ईच मैंगो का पूछा हुआ है, तो डी ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं आया बच्चे, क्लियर कि नहीं क्लियर, आ रही है चीजें समझ, करना क्या है। क्या कहा था शुरुआत में, ये क्लास अगर आप ढंग से देख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है तो बच्चे ये लेक्चर आप फिर से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। ध्यान से सुनना है लेक्चर ये। चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चे, वही फटाफट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। The price of oil is increased by 25% if the expenditure is not allowed to increase. Expenditure is not allowed to increase मतलब क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रखना है। तो बताओ जी क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन। रिडक्शन इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंजम्पशन, ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करें, रेशियो से भी कर सकते हैं, इसको x ओवर y वाले तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन को, x ओवर वाई और x ओवर एक्स प्लस वाई। बढ़ने वाली चीज x ओवर वाई और घटने वाली चीज x ओवर एक्स प्लस वाई। प्राइस जो है 25% बढ़ रहा है, मतलब 1/4 से बढ़ रहा है, तो 1/4 हम लिख देंगे यहां पर। अगर एक चीज 1/4 से बढ़ रही है, मतलब प्राइस 1/4 से बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन 1/5 से क्या होगा, घटेगा। समझ गए, 1/5 के ऊपर ध्यान दो,
कंजम्पशन 1/5 से घटेगा, मतलब ओरिजिनल अगर 5 है तो 5 के ऊपर 1 की क्या हो रही है, कमी आ रही है या रिडक्शन हो रही है, तो यही आपका आंसर है। यही तो पूछा जा रहा है आपसे, रिडक्शन ओवर ओरिजिनल, कितने से कंजम्पशन रिड्यूस हुई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, तो हम निकाल चुके हैं 1/5 ही आंसर है। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन। आया समझ कि नहीं आया बच्चे, क्लियर, चीजें समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक। जो भी डाउट्स होंगे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही है आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में परसेंटेज का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद।